चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं निवेश की एक ऐसी स्ट्रैटेजी की जो किसी के भी पोर्टफोलियो को कह सकते हैं एक नई उड़ान दे सकती है। आज हम समझेंगे वैल्यू ईटीएफ्स को। अब जरा इन नंबर्स को देखिए, कमाल के हैं। पिछले 1 साल का हिसाब किताब है ये। एक तरफ है निफ्टी 50 जिसने करीब 14% का रिटर्न दिया, और दूसरी तरफ है BSE एनहांस्ड वैल्यू इंडेक्स जिसका रिटर्न ठीक 2 गुना है, पूरे 28%। तो सवाल तो यही उठता है ना कि भाई ये कैसे हो गया? एक इंडेक्स अपने बेंचमार्क से इतना अच्छा परफॉर्म कैसे कर सकता है? तो इसका जवाब एक बहुत ही मशहूर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में छिपा है और उसे कहते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो आज इसी वैल्यू इन्वेस्टिंग की पहेली को सुलझाएंगे, देखेंगे कि इसमें कितना दम है, इसमें क्या क्या खतरे हैं, और सबसे जरूरी बात ये समझेंगे कि ये स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा कब चमकती है। और इसको और अच्छे से समझने के लिए हम इंडियन मार्केट में मौजूद 3 खास ETFs को एक एक करके देखेंगे। तो ये हैं वो 3 इंडेक्स जिन पर बात होगी। सबसे पहले है BSE एनहांस्ड वैल्यू इंडेक्स, फिर निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स, और तीसरा है निफ्टी 200 वैल्यू 30 इंडेक्स। तो चलिए सबसे पहले वाले से ही शुरू करते हैं। ये जो पहला इंडेक्स है ना, ये वैल्यू इन्वेस्टिंग को समझने के लिए मतलब एक परफेक्ट केस स्टडी है। इससे एकदम साफ हो जाएगा कि इस खेल में फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। अच्छा, अगर लंबे समय की बात करें, मतलब लॉन्ग टर्म की, तो इस इंडेक्स ने निफ्टी 50 को लगातार मतलब कंसिस्टेंटली पीछे छोड़ा है। चाहे 3 साल का हिसाब देखें, 5 साल का या 10 साल का, रिटर्न हमेशा बेहतर ही रहा है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ये जो जबरदस्त रिटर्न है ना, ये फोकट में नहीं आता। इसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत है ज्यादा रिस्क। देखिए, इसकी वॉलेटिलिटी यानी अस्थिरता निफ्टी 50 से करीब 8 से 9% ज्यादा है। मतलब साफ है, बड़े उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहना पड़ता है। तो फंडा एकदम क्लियर है। एक तरफ है ज्यादा रिटर्न का वादा और दूसरी तरफ है ज्यादा वॉलेटिलिटी यानी ज्यादा जोखिम की कीमत। यही वैल्यू इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा और पहला सबक है। अब सवाल ये है कि ये इंडेक्स बनता कैसे है? क्या कोई जादू है? नहीं, जादू नहीं, बल्कि पक्के नियम हैं। प्रोसेस सिंपल है। सबसे पहले BSE की लार्ज और मिड कैप कंपनियों का पूरा यूनिवर्स लिया जाता है। फिर उनमें से टॉप 30 कंपनियों को उनके वैल्यू स्कोर के आधार पर चुना जाता है, और बस हर 6 महीने में यानी मार्च और सितंबर में इस लिस्ट को फिर से रीबैलेंस किया जाता है। और एक और बड़ी दिलचस्प बात, इस इंडेक्स का जो पोर्टफोलियो है वो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। मतलब लगभग 80% पैसा सिर्फ 2 सेक्टर्स में लगा है, फाइनेंशियल सर्विसेज और एनर्जी। बाकी सब मिलाकर सिर्फ 14-15%। अब अगर इस इंडेक्स की टॉप कंपनियों पर नजर डालें तो एक पैटर्न साफ दिखेगा। ज्यादातर कंपनियां सरकारी हैं, यानी PSUs। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि अक्सर इन सरकारी कंपनियों के शेयर अपनी असली कीमत से मतलब अंडरवैल्यूड मिलते हैं, और यही तो वैल्यू इन्वेस्टिंग का मूल मंत्र है। मगर इस ETF के साथ एक बड़ी दिक्कत है, और वो है इसकी लिक्विडिटी बहुत कम है, सिर्फ 79,000। इसका मतलब ये है कि इसमें खरीद फरोख्त कम होती है। तो अगर किसी को बड़ी मात्रा में इसे खरीदना या बेचना हो तो थोड़ी मुश्किल आ सकती है। चलिए, तो ये तो हुई पहले ETF की बात। अब वैल्यू इन्वेस्टिंग के 2 और फ्लेवर देखते हैं, ये भी काफी दिलचस्प हैं। तो दूसरा ऑप्शन है निफ्टी 500 वैल्यू 50 ETF। इसकी खासियत यह है कि ये निफ्टी 500 के बड़े पूल से स्टॉक्स चुनता है, मतलब इसमें स्मॉल कैप कंपनियां भी आ जाती हैं। हाँ, एक और बात, ये सेल्स टू प्राइस रेशियो को भी देखता है। लेकिन इसका AUM यानी इसमें लगा कुल पैसा सिर्फ 21 करोड़ है, मतलब ये अभी उतना पॉपुलर नहीं है। और हमारा तीसरा और आखिरी ETF है निफ्टी 200 वैल्यू 30। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो स्मॉल कैप के जोखिम से बचना चाहते हैं। ये सिर्फ निफ्टी 200 इंडेक्स की लार्ज और मिड कैप कंपनियों पर ही फोकस करता है। और हाँ, इस तीसरे ETF की सबसे बड़ी खासियत है इसकी लिक्विडिटी। ये लिक्विडिटी के मामले में कह सकते हैं चैंपियन है। जहां पहले वाले ETF मोतीलाल ओसवाल वाले में सिर्फ 79,000 यूनिट्स ट्रेड होते थे, वहीं ICICI प्रूडेंशियल वाले इस ETF में रोजाना 5 लाख यूनिट्स की खरीद बिक्री होती है। मतलब खरीदना बेचना बहुत आसान है। तो ठीक है, हमने 3 अलग अलग तरह के वैल्यू ETFs देख लिए।
अब इन सब जानकारी के साथ एक इन्वेस्टर की प्लेबुक क्या होनी चाहिए, क्या रणनीति अपनानी चाहिए, चलिए समझते हैं। देखिए, एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। वैल्यू इन्वेस्टिंग की स्ट्रैटेजी हर समय काम नहीं करती। हिस्टोरिकली ये तब सबसे ज्यादा चमकती है जब बाजार किसी बड़े क्रैश के बाद रिकवर कर रहा होता है। बुल मार्केट में इसका प्रदर्शन ठीक ठाक रहता है, क्रैश में ये भी गिरता है, लेकिन जो रिकवरी का दौर होता है ना, उस फेज में वैल्यू स्टॉक्स अक्सर रॉकेट बन जाते हैं। पर एक और बहुत बड़ा खतरा है जिसे कहते हैं वैल्यू ट्रैप। ये क्या होता है? इसका मतलब है कि कोई स्टॉक कागज पर तो बहुत सस्ता दिख रहा है, लेकिन वो सस्ता इसलिए है क्योंकि कंपनी के बिजनेस में ही कोई बड़ी गड़बड़ है, और वो शेयर फिर लंबे समय तक सस्ता ही पड़ा रहता है, कभी ऊपर नहीं उठता। मतलब सस्ते के चक्कर में एक महंगा सौदा। तो चलिए सारी बातों को फटाफट समेट लेते हैं। पहली बात, वैल्यू इन्वेस्टिंग में बाजार से ज्यादा रिटर्न देने की क्षमता है। दूसरी, इसके साथ काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी भी आती है। तीसरी, हिस्टोरिकली ये बाजार के रिकवरी फेज में सबसे अच्छा काम करता है। और चौथी बात, कम लिक्विडिटी और वैल्यू ट्रैप जैसे बड़े जोखिमों से सावधान रहना जरूरी है। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है, और वो ये है कि क्या वैल्यू का ये वादा वॉलेटिलिटी की कीमत चुकाने लायक है? क्या ज्यादा रिटर्न के लिए इतना ज्यादा जोखिम लेना सही है? देखिए, इस सवाल का कोई एक सीधा जवाब नहीं है। इसका जवाब हर इन्वेस्टर के अपने रिस्क एपेटाइट और लॉन्ग टर्म गोल्स पर निर्भर करता है। तो इस पर सोचिए और फिर समझदारी से अपना फैसला लीजिए।